आप सभी दोस्तों का एसके की जुबानी 2.0 चैनल पर दिल से स्वागत है। लीला मीना पर दबाव डालता कि वो पिता के घर से अपना हिस्सा लेकर आए, क्योंकि ये बेटियों का अधिकार होता है। मीना जब भी मायके जाती, पिता और भाइयों का व्यवहार देखकर चुप हो जाती। एक दिन लीला ने मीना को इतना मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई, और जब माता पिता मीना को देखने आए तो उसने रोते हुए बताया कि लीला उसे मारता है कि मैं मायके से अपना हिस्सा लेकर आऊं। पिता ने बेटी का घर बसाने के लिए बेटी को उसका हिस्सा दे दिया, जिससे लीला ने कारोबार किया और वो कारोबार बहुत फैलता गया। जब लीला के बच्चे जवान हुए तो वो भी पिता से अपना हिस्सा मांगने लगे। लीला कहने लगा, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं इसमें से को किसी को कुछ नहीं दूंगा। तो एक दिन तंग आकर बेटों ने पिता को मीना अपनी उंगलियों लियां चिपका रही थी, तब कभी पिता के चेहरे की ओर देखती तो कभी भाइयों की ओर, जो आपस में बातों में व्यस्त थे। समझ नहीं पा रही थी कि बात कैसे शुरू करें और किस तरह कहें कि किसी को बुरा भी ना लगे। कब से वह हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। लेकिन फिर उठकर खड़ी हुई, पिताजी मैं वापस जा रही हूँ। मन मनाते हुए मीना ने ये बात कही थी, अरे बेटा ऐसे कैसे खाना खाकर जाओ, बल्कि लीला को कहो वो भी आ जाए, वो तो जैसे आता ही नहीं, ये उसका भी घर है। अच्छा लगता है जब बेटी अपने पिता के साथ आ जाए। मीना क्या कहती कि लीला ने उसे क्या कहकर भेजा है। जो बात लीला ने उसे कही थी, वो बात मीना के लिए कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। शादी से पहले बेटी बिना संकोच माता पिता से हर बात कह देती है, लेकिन शादी के बाद नहीं कह पाती। वो भी इसी दुविधा में फंसी हुई थी। अभी उसकी छोटी बहन की शादी बाकी थी और पिताजी के पास बस ये एक बड़ा मकान ही था। भाइयों ने तो दुकानें अपनी मेहनत के बल पर बनाई थी, इसलिए सब दुकानें भाइयों के नाम थी। इसी बड़े घर में सब भाई रहते थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सब यही रहते थे। कैसे कह देती कि घर बेचो और मेरा हिस्सा मुझे दो, क्योंकि मेरा पति मुझसे मांग रहा था। बेबसी की आखिरी सीमा थी, ऐसे शर्मिंदा थी जैसे कर्ज मांगने आई हो। उसके परिवार में किसी ने भी कही कभी बहन को हिस्सा नहीं दिया था। बस दहेज देकर विदा करने के बाद संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। मीना भी बड़ी बेबसी की हालत में आई थी। पहले तो उसने लीला को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक जिद थी, तुम्हारे पिता के घर में तुम्हारा भी हिस्सा है और वो तुम लेकर आओ। शादी का तीसरा दिन था जब पहली बार ही लीला ने उससे ये कहा था। पहले तो वो उसे देखकर हैरान रह गई, कहने लगी, लीला आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब है और हमारे यहाँ बेटियां की संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाता, बस जो दहेज दिया जाता है वो ही दिया जाता है। यह सुनकर लीला कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं दिया जाता? देखो ये जॉब मुझसे नहीं होती, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ, किसी के अंडर काम करना मुझे बहुत बुरा लगता है। एक साल मैंने कैसे गुजारा है मैं जानता हूँ। जब देखो बॉस बातें सुनाता है, कभी लेट आने पर कहता है, कभी काम में जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो बक बक शुरू कर देता है। मैं किसी की भी सुनने का आदी नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ सुनाने की आदत है, आदेश देने की आदत है। मैं किसी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। बहुत गुस्से से ये लीला ने कहा था। मीना समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाएं। वो अच्छी खासी नौकरी को लात मार चुका था। कहने लगा, अब नौकरी नहीं करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। और सीधी सी बात है, पत्नी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने मायके से अपना हिस्सा लेकर मुझे दो, ताकि मैं बिजनेस करूं। शादी के तीसरे दिन मीना अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसका पति एक सप्ताह भी नहीं रुकेगा। उसे तो लगा था कि लीला की जॉब अच्छी है, चलो अच्छी बात है, उसे अपने माता पिता के आगे कभी भी किसी भी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
लीला को किस तरह से समझाएं। अपनी सास से बात की बजाय उसकी सास अपने बेटे को समझाती कि शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं जो तुम अपनी पत्नी से उसके मायके से उसका हिस्सा लाने के लिए कह रहे हो। उल्टा मीना से कहने लगी, हाँ तो अगर वो मांग रहा है तो ये उसका अधिकार है, तुम्हारे जो कुछ भी है उसी का तो है, और वो जो कमाएगा फायदा तो तुम्हें होगा, हमें थोड़ी होगा। ये कहकर उसकी सास ने तो जैसे बात ही खत्म कर दी थी। मीना कहने लगी, माँ जी मैं कैसे मांग सकती हूँ, आप खुद सोचे, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि मेरा पति किसी लायक नहीं है। अभी से उसने अपने ससुर से मांगना शुरू कर दिया। सास कहने लगी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तुम कौन सा उनसे उनके पैसे मांगने जा रही हो। अरे घर में अपना हिस्सा ही तो है मांगना है, जाओ जाकर मांगो। यह कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मीना फिर से सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करें, किस तरह से इस परेशानी को हल करें। पहले तो उसने लीला की बात पर कान ही नहीं धरे, बस अनसुना करती रही, लेकिन वो सच में अपनी नौकरी छोड़ दे बैठा था। हर समय घर में बैठा रहना रहता तो मीना की जान खाता रहता, यही कहता रहता कि मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। बड़े दोनों भाई अपने बिजनेस कर रहे हैं, दोनों की पत्नियों ने अपने मायके से पैसे लाकर उनको दिए हैं और उन्हीं से घर चल रहा है। वो मुझे और तुम्हें नहीं पालेंगे, इसलिए जो कुछ हो सकता है जल्दी जल्दी करो। मीना कहने लगी, मैं इतनी जल्दी अपने माता पिता से कैसे पैसे मांगूं, अभी तो उन्होंने शादी पर इतना खर्चा किया है, आप खुद सोचे। लीला कहने लगा, उन्हें अपने पैसों से कुछ भी नहीं देना, अपने पिता का घर बिकवाओ, अपना हिस्सा लो और मुझे दो। वो कहने लगी, मेरे भाई और भाभियां उस घर में रहते हैं, कैसे उनसे कह दूं कि घर खाली कर दो, ये तो गलत बात है। वो कहने लगा, कोई गलत बात नहीं है और इतने भी गिरे पड़े नहीं है तुम्हारे घर वाले की तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना दे सके। देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, इस 1 महीने के अंदर मुझे अपने हिस्से की पूंजी ला कर दो। जब मेरी बड़ी भाभियां अपने घर से वह पैसे लाकर मेरे भाइयों को दे सकती है तो तुम्हें क्या परेशानी है। ये ना हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ खराब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत बात करूं, लेकिन मर्द उस समय इंसान से जानवर बन जाता है जब उसकी कोई कमाई नहीं होती, पैसा नहीं मिलता और जरूरतें उसकी जान खाती है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूँ। लीला ने तो जैसे मीना के सारे रास्तों को बंद कर दिया था। वो बेचारी परेशान होकर रह गई थी। शादी को अभी 10-12 दिन ही गुजरे थे, लेकिन उसका चेहरा मुरझा के रह गया था। किचन में उसने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों बड़ी जेठानियों बातों बातों में उसे ताने देने लगी। अरे जब से शादी हुई है लीला तो घर का होकर रह गया है। ये क्या बात हुई कि शादी होते ही अब लीला और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी हमारे सर पर आ गई। पहले तो चलो 2 रोटियां ही बनानी पड़ती थी, अब 4 बनानी पड़ेगी, कल को बच्चे भी हो जाएंगे। क्या हमने ठेका ले रखा है लीला और उसकी पत्नी के बच्चों को पालने का। जैसे वो किचन में रात के लिए खाना बनाने के लिए आई थी तो दोनों जेठानियां किचन में पहले से खड़ी थी और आपस में बातें कर रही थी। दूसरी वाली कहने लगी, ये तो उसकी पत्नी मीना को सोचना चाहिए, हमने भी तो अपने मायके से रुपए लाकर अपने पतियों को दिए हैं और भगवान की कृपा है दोनों कमा रहे हैं, घर तो अच्छे से चल रहा है ना। पहली वाली जेठानी कहने लगी, मैंने तो सुना है मीना के पिता ने उसे एसी भी दिया है, सीधी सी बात है, एसी कमरे में हो तो चलता भी है, बिल कौन भरेगा। दूसरी वाली हंसकर कहने लगी, अब उसका पिता तो भरेगा नहीं, हम लोगों को ही भरना पड़ेगा। मीना जब किचन में आई तो दोनों चुप हो गई। उसने सबके लिए खाना बनाया, खाना बनाने के बाद बर्तन भी धोए। उसे अपने ऊपर अजीब बोझ सा लगने लगा था, इसलिए जेठानियों के हिस्से का काम भी खुद कर देती थी। रात को जब कमरे में आए लीला एसी चलाकर सामने लगी टीवी पर एक मूवी देख रहा था। मीना उसके बराबर में आकर बैठ गई, कहने लगी,
आप ऐसा करें कि एसी बंद करें, क्योंकि बिल बहुत आ जाएगा और फिर आपके भाइयों से आपकी कहासुनी होगी। एक तीखी नजर लीला ने मीना पर डाली, कहने लगा, इतनी ही तुम्हें चिंता है तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ। सही बात है मेरे भाई, मेरे कमरे का बिल तो नहीं भरेंगे। यह सब तुम्हें सोचना चाहिए। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कहने लगी, आपने एकदम से नौकरी छोड़ दी, कम से कम कुछ महीने तो गुजार देते। मैं कितनी उलझन में हूँ बता नहीं सकती। क्या कहूँ अपने माता पिता से जाकर कि मेरी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे और मेरा पति मुझसे मेरे मायके से अपना हिस्सा मांगने को कह रहा है। ये सुनना था कि लीला ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। कहने लगा, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे चीज तुम्हारी, अपना नाम लो। पागल लड़की, खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। तुम अपने पिता से कहो, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारा अधिकार है। उस घर में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। मीना तो बुरी तरह से घबरा गई थी, ऊपर से परेशान भी हो गई थी। पहली बार जब अपने मायके गई तो लीला उसे बाहर दरवाजे से ही छोड़कर चला गया था और ये भी कह कर गया था कि आज ही हिस्सा मांग लेना। लेकिन अब वो उंगलियां चिटका रही थी, कभी चेहरे पर आने वाला पसीना साफ कर रही थी कि कैसे बात करें। हजार कोशिश के बाद भी मीना कुछ ना कह पाई, इसलिए वापस चली गई। जब उसका भाई उसे ससुराल छोड़कर आया तो लीला घर पर ही था, लेकिन अपने साले से मिलने तक बाहर नहीं आया। अपने कमरे में ही बैठा रहा। मीना का भाई मीना की सास से ही मिलकर वापस चला गया। जब मीना कमरे में आई तो लीला बड़े आराम से लेटा हुआ था। वो कहने लगी, आप गौरव भाई से मिलने बाहर क्यों नहीं आई? क्या सोचेंगे वो? लीला कहने लगा, उन्होंने जो सोचना है सोचने दो, मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि तुमने बात की अपने पिता से? सौर वैसा ही था, कठोर और गुस्से वाला। वो कहने लगी, नहीं, मुझसे बात नहीं हुई। मैं कैसे बात करती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। ये कहना था कि लीला गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? अरे घर पर बैठे बैठे मुझे बहुत दिन हो गए और एक तुम हो कि तुम्हारी शर्म खत्म नहीं हो रही। देखो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अपने पिता और भाइयों से पैसे मांगो, अपना हिस्सा मांगो। मैं उनसे भीख नहीं मांग रहा जो तुम्हें मांगते हुए शर्म आ रही है। तुम अपना अधिकार मांग रही हो और वो तुम मांग सकती हो। मीना की जैसे सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, वो रोने लगी। हाथ जोड़कर लीला के सामने बैठ गई। कहने लगी, भगवान के लिए मेरी इज्जत मेरे घर वालों के सामने बची रहने दे। मेरी भाभी मुझे बातें सुनाएगी। मेरे भाई जो मेरी आओ भगत करते हैं, उनके माथों पर बल पड़ जाएंगे। वो तो यही समझेंगे कि शायद पति लालची है, पत्नी के मायके के पैसों पर नजर रखता है। बहन के लिए मेरी इज्जत मेरे मायके में बची रहने दे। लीला ने उसके दोनों हाथों को बुरी तरह से झटका था। कहने लगा, ठीक है, फिर अपने पिता को बोलो कि इस एसी का बिल वह भरे, तुम्हारे हिस्से का घर का राशन भी वो डलवा दे और तुम्हारे सारे खर्चे वो पूरे करे। ये सुनकर मीना के होश उड़े थे। कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वो कहने लगा, यही बातें कर रहा हूँ जो तुम सोच रही हो और सुन रही हो। तुमसे अच्छी तो मेरी दोनों भाभियां निकली, जिनको अपने पति का एहसास था। उन्होंने तो शादी के तुरंत बाद ही अपने मायके वालों से अपना हिस्सा मांग लिया और अपने पतियों को दे दिया। देखो कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। जानती हो, जिस घर में हम रह रहे हैं यह भी मेरी माँ को उनके मायके से मिला था। पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो, अपना अधिकार मांगते हुए तुम्हें शर्म आती है। ये कहकर उसने तकिया ठीक किया और करवट बदल कर सो गया। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ दिन बाद वो फिर मायके चली गई। इस बार पक्का इरादे करके गई थी कि अपने पिता और भाई से बात करेगी, लेकिन जब वहां गई तो एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गई, क्योंकि तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था। सब कह रहे थे
कि उन्होंने अपने अलग अलग घर लेना है, क्योंकि तीनों की पत्नियां की आपस में बन नहीं रही थी। मेरे माता पिता अपना सर पकड़े बैठे थे और भाई कह रहे थे कि ऊपर का एक पोर्शन और बनवाना है, जिसके लिए तीनों भाई पैसे दे ताकि एक एक पोर्शन तीनों का हो जाए। लेकिन परेशानी फिर ये थी कि माँ और पिताजी को कोई भी भाई रखने के लिए तैयार नहीं था। कहते थे माँ बड़े भाई के पास रहेगी और पिता छोटे भाई के पास। यहाँ तो माता पिता को भी इकट्ठा रखने का पर कोई तैयार नहीं था। झगड़ा इस बात पर था कि तीसरे पोर्शन को बनवाने के लिए कोई भी पैसे लगाने को तैयार नहीं था, ना ही पैसे इकट्ठा कर रहे थे। कह रहे थे जिस भाई ने ऊपर रहना है वो अपने पैसों से बनवा ले। इसी बात पर तीनों भाई झगड़ रहे थे कि जब वह पोर्शन सब ने मिलकर पैसे देकर बनवाए है तो फिर ऊपर का पोर्शन एक भाई क्यों बनवाए। तीनों पैसा जमा करें और तीसरा पोर्शन भी बनवाए। तीनों भाई के आपस में झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे। मीना उनसे अगर अब से अपने हिस्से की बात करती तो सारी गाज उस पर गिरती। सब उसी को बुरा भला कहते कि इसे अपनी पड़ी हुई है। अभी तो छोटी बहन के रिश्ते को लेकर माँ पिताजी परेशान थे, रिश्ता पक्का कर बैठे थे और यहाँ तीनों बेटों के झगड़े शुरू हो गए थे। तीसरा पोर्शन बनाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे तो छोटी बहन का दहेज कैसे बनाते। और इस पर मीना अगर ये कह देती कि मेरा पति भी पैसे मांग रहा है तो जरूर सब उसे बुरा भला कहते। आज तो मीना की माँ ने भी सीधे मुंह उससे बात नहीं की थी। कहने लगी बेटा तुम अपने घर जाओ, इन तीनों ने तो ऐसा तमाशा खड़ा किया है कि मैं परेशान होकर रह गई हूँ। छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया है, लड़के वाले तारीख मांग रहे हैं, ऊपर से ये तीनों लड़ने में है लगे हैं। मीना बुरे दिल के साथ वापस आई थी। जैसे ही घर आई तो लीला गुस्से से उसे देख रहा था। कहने लगा क्या बात हुई तुम्हारी, तुम्हारे पिता पैसे कब देंगे। मीना का जी चाहा कि या छत ऊपर से उस पर गिर जाए या वो जमीन से में धंस जाए, मर जाए या जहर खा ले। अजीब दुविधा में थी। मायके जाती थी तो वहां का माहौल ऐसा था कि बात उससे हो नहीं पा रही थी और यहाँ आती थी तो लीला उसके सर पर सवार हो जाता। कहने लगी मैं नहीं मांग सकती, आपने जो करना है कर ले। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ लीला ने उसके मुंह पर मारा था और फिर उसे पकड़कर घसीट कर कमरे में ले गया। कमरे में दरवाजा बंद करके उसने मीना को बहुत मारा, इतना मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। लेकिन मजाल है कि सास ने दरवाजा खटखटाकर पूछा हो कि बेटा तुम क्यों अपनी पत्नी को मार रहे हो। ना ही कोई बड़ा भाई आया कि तुम क्यों पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। मीना रोती तड़पती रह गई। उसका हाथ बिल्कुल लटक गया था और वह तड़प रही थी। लीला का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो कहने लगा चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर आऊं, या तो हिस्सा लेकर आओ या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो रोने लगी लेकिन लीला को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई थी। उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसके मायके छोड़ आया। जब मीना का टूटा हुआ हाथ देखा तो तीनों भाई उसकी शक्ल देखने लगे। मीना ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। माँ और पिताजी अपना सर पकड़कर बैठ गए। यहाँ तीनों बेटों का झगड़ा ही खत्म नहीं हो पा रहा था और इस पर यह मुसीबत की बेटी की भी तलाक की धमकी लेकर आ बैठी थी। पिताजी ने कहा कि ऐसा करो ये घर बेच दो और सबके हिस्से उनको दे दो। मैं छोटी बेटी की भी शादी कर दूंगा और उसका हिस्सा भी दे उसे दे दूंगा। ये सुनकर तीनों भाई गुस्से से आग बबूला हो गए थे। कहने लगे कि ये क्या बात हुई, बहनों का हिस्सा नहीं होता। ये कहना था कि उसके पिताजी कहने लगे तो फिर ऐसा करो कि बहन को तलाक दिलवा कर घर बैठा लो। ये सुनकर तीनों भाई चुप हो गए। पिताजी कहने लगे देना तो पड़ेगा, मैं अपनी बच्ची का घर बर्बाद नहीं कर सकता। मीना के मायके वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया, घर भी बेच दिया। जो जिसका हिस्सा बनता था सबका दे दिया
और दोनों पति पत्नी एक छोटे से मकान में चले गए। तीनों भाई अलग हो चुके थे। मीना भी अपने हिस्से का पैसा लेकर वापस ससुराल आ गई। जब लीला ने पैसे देखे तो खुश हो गया। अपने व्यवहार की माफी भी मीना से मांगने लगा। कहने लगा, यही तुम पहले कर लेती तो मैं तुम्हें इतना ना मारता। लेकिन वो चुप सी हो गई थी, कुछ भी नहीं बोली। कमरे में आकर बैठ गई। लीला ने एक छोटी सी फैक्ट्री में पैसे लगाए। अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसके काम में तरक्की भी होने लगी। वो अच्छे पैसे कमाने लगा था। मीना के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा हो गया। लेकिन वो ऐसा चुप हुई थी कि लीला से सीधी तरह बात नहीं करती थी। हाथ की हड्डी भी उसकी सही हो चुकी थी, लेकिन अभी भी दर्द होता था। जो घाव लीला की मार से उसके दिल पर लग चुका था, वो हरा ही रहा था। वो कभी भी नहीं भरा था। जब पहला बेटा हुआ तो लीला की खुशी को की कोई सीमा नहीं थी। उसने बहुत खुशियां मनाई थी, लेकिन मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई। एक के बाद दूसरा बेटा और फिर तीसरा बेटा हुआ। लीला तो बहुत खुश था। बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा पड़ा था। लीला ने अपना अलग घर बनवाया था और मीना अपने तीनों बेटों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। घर में हर सुख सुविधा थी, यहाँ तक कि गाड़ी भी खरीद ली। मीना को वो हजारों रुपए देता था कि जाओ जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो, लेकिन वो वापस कर देती थी। कहती, मुझे नहीं चाहिए, इन पैसों की जरूरत आपको है। क्योंकि जब से उसके माता पिता का देहांत हुआ था, भाइयों ने मीना से मिलना छोड़ दिया था। कारण ये था कि उसने अपना हिस्सा मांग लिया था, इसलिए उसका मायका छूट कर रह गया था। जब तक माता पिता जिंदा थे उनसे मिल लेती थी, लेकिन तीनों भाइयों ने मीना से साफ कह दिया था कि अपने पैसे वो ले चुकी है, अब वो भाइयों के घर कदम भी ना रखें। लीला को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मीना को पड़ता था। हर औरत चाहती है कि उसका मायका सुरक्षित रहे और उसका आना जाना भी अपने मायके में लगा रहे। लेकिन घर में अपना हिस्सा मांगने के कारण उसका सब कुछ छूट गया था। तीनों बेटे लीला के स्वभाव पर ही गए थे। वही अकड़, वही बदतमीजी। जब भी मीना बच्चों की गलती पर उन्हें डांटती तो लीला उल्टा उसे डांटने लगता। कहता, मेरे बेटों को कुछ मत कहना कहा करो, ये एक गबरू जवान शेर के बच्चे हैं। वो कहने लगी, इस तरह तो आप इन्हें सर पर चढ़ा लेंगे। अगर अभी से हमने इन्हें गलत बात पर नहीं रोका तो फिर ये बदतमीज हो जाएंगे। लेकिन लीला उसकी कोई बात नहीं सुनता था। पैसे की रेल पेल देखकर तीनों बेटे माँ को कोई महत्व नहीं देते थे। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, पिता का महत्व भी उनकी नजर में कम होने लगा। बेटे देर रात तक दोस्तों के में समय गुजारने लगे। पढ़ाई की ओर से भी उनका ध्यान हट चुका था। बड़े बेटे ने हाई स्कूल के बाद पिता से साफ कह दिया कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। लीला ने भी उसे ये समझाने की कोशिश नहीं की कि बेटा, शिक्षा से ही इंसान आगे बढ़ता है और हाई स्कूल की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम आगे बढ़ो, पढ़ो। बल्कि वो कहने लगा, अच्छा है, ऐसा करो, तुम मेरी फैक्ट्री में आना जाना शुरू कर दो। मुझे भी एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो मेरा अपना हो। मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। लीला अपनी अलग फैक्ट्री भी खोल चुका था। काम का बोझ भी उस पर पड़ चुका था, इसलिए बड़े बेटे को आगे बढ़ने के बजाय उसने अपनी फैक्ट्री में बिठा लिया। हाई स्कूल के बाद ही बड़ा बेटा जाकर मालिक की कुर्सी पर बैठने लगा था, इसलिए उसका बात करने का अंदाज भी बदल कर रह गया था। नौकरों को बड़ी नीची नजर से देखता था। घमंड था कि खत्म होने का नाम नहीं लेता था। दूसरे बेटों ने जब ये देखा कि हाई स्कूल के बाद भाई को मालिक की कुर्सी मिल गई है, तो उनका ध्यान भी अपने आप पढ़ाई से हटने लगा। जब भी मीना उन्हें डांटती तो वो कहने थे कि चुप कर बुढ़िया, अपनी जुबान बंद कर। समय आगे बढ़ने लगा। मीना बीमार रहने लगी। अब तो लीला भी बूढ़ा हो चुका था। सब कुछ बेटों ने संभाल लिया था। मीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। तब उसने अपने भाइयों को फोन किया था
कि एक बार मुझे आकर अपनी शक्ल दिखा जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। मरने से पहले बस अपने भाइयों बहन भाइयों को देखना चाहती हूँ। रोते हुए उसने विनती की। तब जाकर भाइयों का दिल नरम पड़ा था। हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लेती हुई बहन से मिलने के लिए सब पहुंच गए, लेकिन मीना के पास समय शायद कम था। बस बहन भाइयों को देखा और आत्मा प्रभु से जा मिली। लीला को अब एहसास हुआ था कि मीना उसके लिए क्या थी। बिन कहे उसके सब काम कर देने वाली अब इस दुनिया से जा चुकी थी। कम उम्र में बड़े बेटे ने तो शादी की रट लगानी शुरू कर दी, जबकि अभी उसने कमाना भी शुरू नहीं किया था। इतनी उम्र भी नहीं थी। बड़ा बेटा बस 19 साल का था, लेकिन घर भी चलाना था, इसलिए लीला ने बड़े बेटे की शादी कर दी। इसी तरह कम उम्र में तीनों बेटों की शादियां भी हो चुकी थी, लेकिन पिता के हाथ में तीनों बेटों में से कोई भी रुपए 10 भी नहीं रखता था। बहुएं भी बदतमीजी करने पर आ उतरी जाती थी, लेकिन वो भी लीला था, उसे कब किसी की सुनने की आदत थी। हर समय घर पर चीखता चिल्लाता रहता कि ये मेरा घर है, अगर तुम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार रखा तो मैं तुम तीनों को घर से निकाल दूंगा। ये कहना था कि बेटे भी आगे बढ़कर जवाब देने लगे। तब एहसास हुआ कि मीना ठीक ही कहती थी कि अगर बेटों को भी अभी से बचपन से ही काबू ना किया तो ये बदतमीज हो जाएंगे। वो तो दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उनकी बदतमीजी देखने के लिए लीला बाकी बच गया था। बेटे पिता को आंखें दिखाने लगे थे। जरा सा वो कुछ कहता तो उससे ज्यादा ऊंची आवाज में उस पर चीखते चिल्लाते। अब तो उसे एक कमरे में बंद करके रख दिया था। वो तंग आ चुका था। एक दिन वही लड़ाई उसके घर में भी शुरू हो गई। तीनों बेटे पिता से अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो कहने लगा, ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है, मैं तुम लोगों को एक पाई नहीं दूंगा। ये सब कुछ मेरा है, तुम लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की थी। बड़ा बेटा कहने लगा, तो बाकी की मेहनत हम करेंगे। मेहनत ही तो थी ना, पैसा तो हमारी माँ का था। माँ अपने मायके से पैसा लेकर आई थी, आपका पैसा नहीं था। ये सुनकर तो जैसे लीला के होश उड़ गए थे। बड़े घरों से तो वो ये बात अपने बेटों को बताया करता था कि तुम्हारी माँ में तो साहस ही नहीं था कि अपने पिता से अपना हिस्सा मांगती। मैंने तो उसका हाथ तोड़ दिया था, फिर जाकर अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर आई थी। और देखो आज मैं तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ। अपना घर है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। तुम लोग भी अपनी पत्नियों के मायके से उनका हिस्सा कभी ना छोड़ना। बेटों ने पत्नियों से तो कुछ नहीं मांगा था, पर अपने पिता से मांग रहे थे। आज अपने ही बोले हुए शब्द किसी गाली की तरह से लीला को महसूस हो रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन बच्चों ने उसके आंसुओं को की भी परवाह नहीं की। कहने लगे कि आपकी हर चीज पर हमारा अधिकार है, हमें हमारा हिस्सा दे दें। तब पहली बार मीना की बेबसी उसे महसूस हुई थी, जब वो मीना को मजबूर करता था कि वो अपने पिता से पैसे लेकर आए। आज उसी हाल से गुजर रहा था। दिल नहीं चाह रहा था कि अपनी कोई भी चीज अपने बच्चों के हवाले करे, इसलिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये इनकार उसे बहुत महंगा पड़ा था। तीनों बेटों ने मिलकर पिता को बहुत मारा था। हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी, एक पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। किसी बेजान मुर्दा शरीर की तरह वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, और बेटों ने उसका अंगूठा छाई में लगाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया था। ना उसे मौत आ रही थी और ना ही उसकी जिंदगी में कोई सुख था। आज मीना पर किए हुए अत्याचारों का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन वो तो बिना माफ किए ही दुनिया से जा चुकी थी। आंसू बहाने के अलावा लीला के पास और कुछ भी नहीं बचा था। क्या ऐसे लोगों की माफी होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।